अल्पसंख्यक समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों, मेरा जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर पॉलिसी इंटरवेंशन पर है। मतलब हम कृषि की नीतियों बनाने में, कृषि से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें हमें किस तरह का हस्तक्षेप करना चाहिए या किस तरह के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। ये भाषण नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को शायद मेहनत करके करना पड़े समझने के लिए। तो जानते हैं एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है। आज की तारीख में भी लगभग आबादी का 60%, देश की आबादी का जो 60% तबका है वो कृषि पर निर्भर है। अब चाहे उसमें मजदूर हों, चाहे किसान, छोटे बड़े मझोले किसान हों, ज़मीन वाले हों या बिना ज़मीन वाले। बहुत तरह की खेती होती है, बटाईदारी होती है, अपनी खेती होती है, रय पर पैसा दे कर के लोग खेत ले लेते हैं, उसको भी बोते हैं तो सब किसान ना। जो भी अनाज उत्पादन करने में शामिल है, जो भी किसी तरह का फल सब्जी, किसी भी तरह का उत्पाद अगर कोई खेत में पैदा कर रहा है तो वो किसान है। तो एग्रीकल्चर और इससे जो एलाइड सेक्टर हैं, 1970 में भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 40% शामिल होता था। ये नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको, जाइए मत। तो नहीं, अभी नहीं। 1970 में देखिए लिखा हुआ है, 1970 में 40% जीडीपी जो है कृषि कार्य से आती थी। 1990 में वो घट के 27% हो गई। करंट में, अभी 1 साल पुराना ये डेटा है, करंट में ये 17% पर है। तो ये धीरे धीरे घट रही है। इससे घटने का नुकसान किसको है? किसान की बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका मतलब यही होता है, जैसे जैसे जीडीपी घट रही है इसका मतलब कि किसान की बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आबादी के बढ़ने के साथ ये जीडीपी बढ़नी चाहिए थी। जितनी 70 में आबादी थी उतनी आज नहीं है, तो जीडीपी बढ़नी चाहिए थी। ये घट रही है, इसका मतलब किसान घाटे में जा रहा है। अब ये जो 60% जो आबादी इस पर निर्भर है, लगभग 90 करोड़ लोग, और इसमें शामिल कौन है? मैंने आपको बता दिया था, स्मॉल मतलब छोटे मझोले किसान जो भूमि किराए पर लेकर या अपनी भूमि में या मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। और ये सारे लोग नकारात्मक मतलब घाटे में जी रहे हैं। घाटे में जी रहे हैं तो इसका नुकसान किसका है? जो देश का वेल्थ है वो घट रहा है। उत्पादन में या देश के विकास में जहां वो उन्नति में भागीदार हो सकते थे, वहां वो खुद ही परेशान है, तो उन्नति में सपोर्ट कैसे करेंगे? और इसका कारण क्या है? इसमें एक दो चीज़ें और है। इस तरह के समस्याओं का या इस तरह के उत्पादन का जो नकारात्मक प्रभाव है वो उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि जो सामान कम पैदा होगी वो बाजार के अनुसार, आप जानते हैं डिमांड और सप्लाई में अंतर जब पैदा होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ता है। और ये एक तरह के शोषण को जन्म देता है, क्योंकि जो मजदूर है उसकी मजदूरी घटेगी तो कहीं ना कहीं शोषित होगा। किसान है, उसकी आमदनी घटेगी, वो लोन लेगा, इधर उधर औने पौने दाम पे पैसे लेगा, वहाँ भी वो शोषित होगा। तो ये समस्या जो है धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करती है। अब सरकार कहती है हम इसमें बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं। एक शब्द और है, वो है एमएसपी, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला। उस एमएसपी की बात मैं कर रहा हूँ। वो कितना बड़ा नुकसान कर रही है, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो न्यूजीलैंड है, दुनिया के जो 5 सबसे ज़्यादा क्रॉप मतलब फसल पैदा करने वाले देश हैं, उनमें वो शामिल है। किसी भी चीज़ पे 1 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन उसके 2 कारण हैं। उनको खुली बाजार दी जाती है। सबसे फर्स्ट, कोई भी उत्पाद जो वो पैदा करते हैं उसके लिए उनको खुली बाजार मिलती है। दूसरा, उनको मिलता है स्टोरेज, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने सामान को, प्रोडक्ट को स्टोर कर सकें। तो ये जो है, इन चीज़ों को सुधारना है। अगर सरकार कोशिश करती है तो ये चीज़ें सुधर सकती हैं और कृषि को हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ, मतलब जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करने के लिए उसको शामिल कर सकते हैं।
ये एग्रीकल्चर लेडर वैल्यू चेन, मतलब हम कैसे उसको सीढ़ी बना करके आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है भंडारण। एक ऐसा दौर आता है जब उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और उस समय डिमांड मार्केट में उतनी नहीं होती, तो सामान का दाम गिर जाता है और बहुत कम से कम पैसे में वो किसान को बेचना पड़ता है। वो घाटे का सौदा होता है, उसकी मजबूरी है एक तरीके से। ऐसे ही बाजार है, कई बार बाजार तक पहुंच नहीं होती है ना। सेम टाइम में एक उत्पाद कहीं बहुत सस्ता बिक रहा है, कहीं बहुत महंगा बिक रहा है। ट्रेड आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, जो मार्केट है, कई बार बाजार ही उपलब्ध नहीं है, आसपास में कोई उस तरह की मंडी या कोई जगह जहाँ पे लोग जा कर के कंपटीशन पैदा करें, या बाजार तो प्रतिस्पर्धा की चीज़ है ना, तो वो जगह ही ऐसी कोई नहीं बनी हुई है। प्रोसेसिंग, कई बार ये होता है कि उनको ये नहीं पता है कि किसी चीज़ का या किसी प्रोडक्ट का कैसे सेल किया जाए कि वो बेहतर हो जाए। मान लीजिए आलू जब पैदा होता है तो रेट गिर जाता है, तो आप उसमें चिप्स बना सकते हैं, आप उससे कोई और उत्पाद बना करके भुजिया टाइप का या कुछ भी, बहुत सारे उत्पाद उससे बनते हैं और बाज़ार में बिकते हैं और बहुत हाई रेट पे बिकते हैं। और उनका ट्रांसपोर्टेशन में और बाकी चीज़ों में गवर्नमेंट ही मदद कर सकती है, वो व्यक्ति के बस की नहीं है। ऐसे ही सुपरमार्केट, आसपास बाजार विकसित हो जहाँ पे वो चीज़ों को, जहाँ उपभोक्तावादी लोग या इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करने वाले लोग होते हों। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। खेती किसानी को उद्योग जैसा दर्जा प्राप्त नहीं है। कारण क्या है कि उसको मुनाफे का सौदा मानते ही नहीं लोग, उद्योग का दर्जा देंगे कैसे, वो सोचते नहीं कि इसका हिस्सा है ये। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कृषि कार्य में तकनीकी को शामिल करके, नई टेक्नोलॉजी को शामिल करके, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी जगह पे खुला बाजार, स्टोरेज, संग्रहण के लिए जगह, ट्रांसपोर्टेशन और बाजार में जो प्रोसेसिंग के सिस्टम है वो उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि वो उस उत्पाद को किसान बेहतर तरीके से कहीं भी ले जा करके, या जब रेट गिर जाए तो उसका किसी और रूप में उपयोग करके उसे बेच सके। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान पॉलिसी जब बनती है तो उसमें वो भूमिका निभाए। वो भूमिका कैसे निभा सकता है? किसान यूनियन के कितने लोग ये बता सकते हैं कि उनको बुलाया जाता हो तब जब भारत सरकार नीतियां बनाती है? फिक्की को बुलाया जाता है, जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं देश के सबको बुलाया जाता है, कितने किसानों को बुलाया जाता है, ये आप सोच के देखिए। जो लोग किसानों के बीच में काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ के देखिए, कोई लेख छपा हो, कोई पत्रिका निकलती हो, कहीं कुछ नहीं, सब नथिंग है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि किसान के पास यूनियन तो है, इंडस्ट्री नहीं है। और इंडस्ट्री और यूनियन में बहुत बड़ा फर्क है। वो इंडस्ट्री में बार्गेनिंग नहीं करते, यूनियन में बार्गेनिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनियन से ज़्यादा हमें किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, जो मनी है उस पर आपका होल्ड बढ़ता है, जो फायदा है वहाँ आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं और उससे सरकार पॉलिसी डिसाइड करने में आपकी भूमिका को के महत्व को समझती है। साथियों, जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और आज भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको बधाई देता हूँ। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं 3 ताकतों का एक मिलन देख रहा हूँ। इतिहास को रिपीट होते देख रहा हूँ, लेकिन हमें इतिहास से सीखना चाहिए। साथियों, आज़ादी के दौर में 3 बड़ी शख्सियतें थी इस देश के अंदर, रहबर आजम सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया। लेकिन इत्तेफाक से वो तीनों लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ पाए। इसके बाद दोबारा से एक ऐसा ऐतिहासिक मौका आया 1980 के बाद, लेकिन फिर से वो 3 लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए। चौधरी देवीलाल, मान्यवर कांसीराम और लालू यादव। साथियों, इस मंच पे लिखा हुआ है बहुजन और भाग्यदारी। हम किन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं?
उन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं जिन्होंने आपके 700 लोगों को गोली से मार दिया। उन लोगों से आप अधिकार मांग रहे हैं जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, आप उनसे अधिकार मांग रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, क्या इस बहुजन समाज के अंदर कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा शेर है जो सड़क पे उतर सकता है, जो इस बहुजन समाज को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल सकता है क्या कोई ऐसा? अगर है तो आपको एमएसपी भी मिलेगी, जुडिशरी में भागीदारी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई राहुल गांधी आपकी कास्ट सेंसस करा देगा, आपको जुडिशरी में रिजर्वेशन दिला देगा, तो भाई ये मत भूलना गंगाधर ही शक्तिमान है। ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि भाई मोदी चला गया, राहुल आ जाएगा, हमें अधिकार मिल जाएंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है, हमें वास्तव में बहुजन समाज बनाना है। अगर मैं बहुजन समाज के हिसाब से देखूं तो ये चुनाव निराशाजनक है। जो हमारी ताकतें थी वो सब की सब धराशायी हो गई। लेकिन निराशा में भी कुछ अच्छे भाव छुपे होते हैं। कुछ ऐसे हमारे साथी लोकसभा में आए हैं चुन के, लेकिन आने वाले समय में जब इस देश के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, कि आने वाला समय सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का है, लेकिन हम फिर से चूक जाएंगे क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। जब तक आप एक नहीं होंगे, चाहे कोई भी आ जाए सत्ता में, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, आपको जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें बहुजन एकता की बात करनी है। पिछले 15 सालों में इस बहुजन समाज को बिखेर दिया। बिल्कुल हरियाणा के अंदर नॉन जाट खड़ा कर दिया, बिहार के अंदर नॉन यादव खड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन जाटव खड़ा कर दिया। जब तक बीमारी का इलाज नहीं करोगे समाज बढ़ता रहेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इस सम्मेलन से यह आउटकम निकलना चाहिए कि वास्तव में हमें बहुजन एकता के लिए काम करना है। और बहुजन एकता कब होगी? जब इस बहुजन समाज का कोई व्यक्ति सड़क पे उतरेगा तो बहुजन एकता होगी। अगर बहुजन एकता करनी है तो हमें ये अपनाना होगा। हम बहुजन बहुजन चिल्लाते हैं, लेकिन ये बहुजन याद कब आता है? जब चुनाव आ जाता है या हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम बहुजन हैं। हमें वास्तव में बहुजन एकता बनानी होगी। अगर बहुजन एकता नहीं बनाओगे तो ऐसे ही लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, ना आपको सम्मान मिलेगा, ना आपको अधिकार मिलेगा। और एक बात और, इस मंच पे कुछ वक्ताओं ने एक बातें कही हैं। इस देश के अंदर दो शब्दों को लेके बहुत नकारात्मक भावना है, एक राजनीति को लेके और एक आरक्षण को लेके। तो मैं ये कहता हूं भाई, आरक्षण जो है वो भागीदारी का माध्यम है, और जब लोकतंत्र है तो उसमें भागीदारी भी होनी चाहिए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। आज ये बताएं मुझे, आज एक इस देश की बेटी ने ओलंपिक में मेडल जीता है, 1-2 दिन पहले जीता था। तो आप सोचिए कि भाई 50 साल पहले उनके लिए क्या परिस्थितियां थी। तो इस मानसिकता को भी हमें बदलना है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, भाई मेरिट क्या है? मौका, अपॉर्चुनिटी, जिसको मिलेगी वो प्रूव करेगा, जिसको नहीं मिलेगी वो नहीं कर पाएगा। 1852 के अंदर इस देश में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस शुरू हुआ, और 15 सालों तक इस देश का एक भी आदमी आईसीएस नहीं बना। तब इस देश के जो ये कहते हैं ना मेरिट वाले लोग, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, जो आज ये कहते हैं ना मेरिट तब जाके 1867 में देवेंद्र नाथ टैगोर पहला आईसीएस बना था। तो मेरिट कुछ भी नहीं है, मेरिट है मौका मिलेगा तो इतिहास रचा जाएगा। ठीक है साथियों, समय का अभाव है। मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
AC 104299462008। IFSC कोड SBIN 00065363। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।